जॉब की आपने बात करी, अभी यूपी में कांस्टेबल की भर्ती निकली थी, कितनी वैकेंसी थी? 60,000। फार्म कितने भरे गए थे? 50 लाख। फिर जॉब थी तो 50 लाख फार्म। योगी जी का नारा था कावड़ चाहिए या कर्फ्यू, एक बार भी नहीं बोला उन्होंने नौकरी चाहिए या कर्फ्यू, रोजगार चाहिए या कर्फ्यू, शिक्षा चाहिए या कर्फ्यू, स्वास्थ्य चाहिए कर्फ्यू। उन्हें पता है ये यूपी के लोग हैं, इन्हें सिर्फ एक ही चीज पे बहलाया जा सकता है, इन्हें कावड़ उठाने के लिए कह दो, इन्हें जय श्री राम लगाने के लिए कह दो, इन्हें नौकरी से किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। और ये लोग ये साबित करते हैं रोजगारी नहीं थी तो 50 लाख फार्म क्यों भरेंगे। रही बात 50 लाख फार्म में से ये बंदा सही है या गलत है, ये चुनना किसका काम है? जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, आप एग्जाम लोगे उसमें तय होगा ना कि सही कौन। और 1951 में पहले आम चुनाव हुए थे और 15 दिसंबर 1950 को पटेल साहब स्वर्ग सिधार चुके थे, पहली चीज। और 1951 से आम चुनाव शुरू किया, अक्टूबर से शुरू हो गया, 1952 फरवरी तक चले थे, मार्च तक, करीब 5 महीने पे पहले की शुरुआत किसने करी थी भाई साहब? सबसे पहले कंप्यूटर कौन लाया था? जिनको आज ये बैठ के भर के कोसते हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। सबसे पहले जिस दिन कांग्रेस ने पहले एटीएम का उद्घाटन करा था, उस दिन वहां बैलगाड़ी में बैठ के प्रदर्शन करने पहुंचे थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, बैलगाड़ी में संसद पहुंचे थे कि एटीएम आ गया, कंप्यूटर आ गया, अब तो हमारे देश में नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जिस डिजिटल पे आज ये कॉलर खड़े कर रहे हैं, किस वजह से खड़े कर रहे हैं? बेस कहां था? नींव किसने रखी? डिजिटलाइजेशन किया उन्होंने, उससे पहले विदेश में जाते नहीं थे लेकिन अब जा रहे हैं लोग। यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया है, यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया है। एक इनको बड़े वो डिजिटल परफॉर्मर हैं ये बंदे, इनको पता होना चाहिए। एनसीआरबी हमारी एक संस्था है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसका डाटा उठा के देखना, अभी 22-23 का डाटा उसका रिलीज हुआ है। सबसे ज्यादा अपराधों में यूपी नंबर 1 है, मालूम है। और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी यूपी नंबर 1 है। बाकी हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार के सब अपराधों में यूपी नंबर 1 पहुंचा हुआ है। एनसीआरबी कहता है, मैं नहीं कहता, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, चेक कर लेना, डाटा में टॉप पे गया है यूपी। अब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में 16,507 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनको कहते हैं कि दर्ज होना, और जो दर्ज नहीं हुए उनकी तो गिनती नहीं है। डिजिटल में बोला, भारत डिजिटल बन चुका है। डिजिटल भारत क्या बन गया? डिजिटल तो पूरा विश्व ही बन गया, पूरे विश्व में एक साथ तरक्की हो रही है। या तो अगर ये भारत में तरक्की हो रही थी तो हमें समझ में आता। डिजिटल युग की शुरुआत किसने करी थी भाई साहब? सबसे पहले कंप्यूटर कौन लाया था? जिनको आज ये बैठ के भर के कोसते हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। सबसे पहले जिस दिन कांग्रेस ने पहले एटीएम का उद्घाटन करा था, उस दिन वहां बैलगाड़ी में बैठ के प्रदर्शन करने पहुंचे थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, बैलगाड़ी में संसद पहुंचे थे कि एटीएम आ गया, कंप्यूटर आ गया, अब तो हमारे देश में नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जिस डिजिटल पे आज ये कॉलर खड़े कर रहे हैं, किस वजह से खड़े कर रहे हैं? बेस कहां था? नींव किसने रखी? उसको भूल जाते हैं। अब ये लोग वो हो चुके हैं टॉप पे बैठ के, अरे भाई बिल्डिंग तो मैंने बनाई है, टॉप पे बैठ के इन्हें ब्रश करने दे दिया है, पेंट करो, और इन्होंने बिल्डिंग चमका दी। नीचे नींव में पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल जो लगातार बनती आ रही, उसको ये लोग भूल चुके हैं। ना 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 ना, जो कुछ हुआ सब कुछ हुआ आज ही हुआ। आज ये 2014 में डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो मोबाइल फोन कौन लेके आया था सबसे पहले? 94-95 में कौन लेके आया था? कांग्रेस की सरकार थी, उसने रास्ते खोले थे, जिसकी वजह से मोबाइल का इंट्रोडक्शन हमारे वहाँ मोबाइल। और उससे पहले आते थे पेजर, लगभग 1 साल पेजर चले, पेजर खत्म होने के बाद मोबाइल शुरू हुए। और 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, आइडिया, एयरटेल, वोडा, यूनिनॉर, एयरसेल, और उसके अलावा वर्जिन, टाटा, रिलायंस, सारे की सारी कितनी मोबाइल कंपनियां आई थी? याद है? नहीं याद होगा क्योंकि पैदाइश नहीं है तब की। क्या याद है? क्या बोलेंगे भाई? अरे रुकिए क्या बोले? जैसे इन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन पहले से आई थी, तो मैं कह रहा हूँ उन्होंने थोड़ी चीज़ें अब्रॉड की थी, मतलब थोड़ी चीज़ें बढ़ाई थी, लेकिन जैसे कि उसे हर चीज़ों का, अब ये यूपी की जो कह रहे हैं क्राइम रेट बढ़ गया है, अभी आपने देखा कि क्राइम रेट बढ़ गया है, लेकिन आप सिर्फ उसका रिपोर्ट देख रहे हैं, एक्चुअली रिपोर्ट लिखा डाटा देख रहे हैं, लेकिन मैं ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, मतलब मैं फील करके आया हूँ कि मुझे मेरे साथ क्या हुआ था पहले। तो आप ऐसे रिकॉर्ड देख रहे हैं, रिकॉर्ड में क्या चीज़ है? अब रिकॉर्ड की तो ये नहीं, वैल्यूएशन, रिकॉर्ड का विश्वास नहीं करेंगे, रिकॉर्ड का विश्वास नहीं करेंगे। इन्हें अगर मतलब एक बड़ी पुरानी कहावत है, बहुत देहातों में चलती है कि मैंने पी लिया और मेरे घोड़े ने पी लिया, तो अब कुएं तू ढह जा। मतलब मेरी प्यास बुझ गई और मेरे घोड़े की प्यास बुझ गई, तो वो कुएं को ढह जाना चाहिए, अब कुएं की जरूरत नहीं है। अगर ये आज सेफ घूम रहे हैं तो इन्हें बाकी यूपी में 24 करोड़ लगभग जो आबादी है, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनके साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। अगर आज ये यहाँ से घर तक अपने सही पहुंच गए तो ये खुश है, लेकिन बाकी जो बहन बेटी हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनके साथ सरेआम गोलियां चलाई जा रही है, जिनके ऊपर सरेआम डकैतियां डल रही है घरों में घुस घुस के, उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है। डाटा इन्हें कोई मायने नहीं रखता क्योंकि इनके ऊपर नहीं बीते। जब इनके ऊपर बीत जाएगी उस दिन ये हाहाकार मचाएंगे, यार यहाँ से हाँ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे साथ आज तक कोई वारदात नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या मैं मान लूं कि दिल्ली सेफ है? महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में दिल्ली भी दूसरे नंबर पे है। मैं साफ कहता हूं, दिल्ली वासी होने के बावजूद मुझे शर्म आती है कि दिल्ली का नंबर दूसरा है। क्रेप कैपिटल कहा जाता है दिल्ली को, क्यों कहा जाता है? दिल्ली में क्या घटनाएं नहीं होती? आए दिन दिल्ली में रोज कम से कम 1000 मोबाइल चोरी होते हैं, नहीं होते क्या? 1000 मोबाइल चोरी होने में से डाटा कितने का हो जाता है? मात्र मुश्किल से 20, 30, 40, जिनको बकायदा प्रॉपर FIR में दर्ज कराया था कि मुझसे छीन के ले गए। बाकी सारे के सारे का डाटा क्या दर्ज होता है? मैं साहब जा रहा था, चांदनी चौक से क्रॉस कर रहा था, मेरी जेब से मोबाइल गिर गया और अगर आपको मिले तो सूचित करें, ठप्पा दे दिया, दूसरी सिम निकलवाई, बात खत्म, बरामद होते हैं।
वही हालत यूपी के। ये जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के, ये तो वो आंकड़े हैं जो दर्ज हो चुके हैं, जो दर्ज नहीं हुए वो तो इससे 4 गुना होते हैं। क्या बोलेंगे? सर आप, मैंने पहले ही बताया कि बल्किंग में बहुत चीजें रखी हुई हैं, उनको धीरे धीरे निकालना। अब धीरे धीरे निकालने में जो टाइम लगेगा ना, आप 70 साल राज किए, उसके बाद तो कुछ कर नहीं पाया, तब तो बहुत तेज क्राइम रेट था। उतने टाइम से राज किया, उन्होंने हटा नहीं पाए। अब 10 साल में इन्होंने क्या किया, आज के आज हट जाना चाहिए, आज के आज सारे कैदी मर जाने चाहिए, आज के आज इनकाउंटर हो जाने चाहिए, आज के आज सब चीज हो जाना चाहिए। इनकाउंटर हो रहे हैं ना, आपने देखा होगा बहुत से इनकाउंटर हुए, बहुत से बाहुबली। आज अभी रिसेंटली केस चल रहा है धनंजय सिंह के ऊपर, जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा गढ़ है और सबसे ज्यादा मुद्देदारी, यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय धनंजय सिंह का है, जिनको अरेस्ट वारंट पे या उनको जेल दिया गया। लोग उठा रहे थे, कांग्रेस के लोग ही आवाज उठा रहे थे, धनंजय सिंह को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, इनको नहीं गिरफ्तार, ब्रिजभूषण सिंह को नहीं गिरफ्तार। अब कर रहे हैं ना, धीरे धीरे कर रहे हैं। फिर यही लोग कहते हैं कि वो तो अच्छा आदमी था, उसको क्यों गिरफ्तार कर दिया, उसी के विरोध में आ जाते हैं। अब इनका क्या है, आगे चलोगे तो मैं कहना चाह रहे हैं कि 10 सालों में बहुत कुछ किया, लेकिन 70 सालों में कुछ नहीं किया कांग्रेस। वो तो इनकी आदत है। जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं, ये हालत है यूपी में। 21 मुकदमे दर्ज है गैंगस्टर के ऊपर। जिस दिन बीजेपी का दामन थामा, उससे पहले से पुलिस ढूंढ रही थी, एटीएस ढूंढ रही थी यूपी की, इसका एनकाउंटर करने के लिए। आगे उसके बाद इसने बीजेपी का दामन थाम लिया, बात खत्म हो गई। अगर आप अपराध कर रहे हो और बीजेपी में शामिल हो जाओगे तो सब साफ है। क्या नाम है इनका? नाम राम गैंगस्टर सोनू कनौजिया ने थामा भाजपा का हाथ। ये देखो, एनलार्ज करके दिखा देता हूँ। पुलिस एनकाउंटर के लिए कर रही थी तलाश, लूट, हत्या, अपहरण सहित 21 मुकदमे हैं दर्ज। कौन से पेपर में? कौन से पेपर में? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में। अब मैंने, आप सुनिए, हिंदुस्तान पेपर हो कोई भी के लिए चुना गया ना, हाँ। ये आ गया। हाँ। जो ये कांग्रेस की इतनी तरफदारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाने के लिए जब पहली बार चुनाव हुआ तो जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था, जबरदस्ती बना था। इस देश का दुर्भाग्य है, अगर पहले ढंग से बन जाता तो कुछ और बन जाते। सर अब जवाब सुनिए। बनना चाहता था नहीं, वो भी देश के प्रधानमंत्री रहे, अपने लिए पूजनीय महामहिम है वो। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट भाई। अरे पहला चुनाव कब हुआ था? क्यों नहीं है? पहला भारत में लोकतंत्र में आप चुनाव कब हुआ था? ऐसा है, मेरी बात बताओ, सुनो। बताओ ना, बताओ। पटेल को कितनी वोट मिली थी? पहला चुनाव कब हुआ था? पहला चुनाव क्या है? सुनो, हम किसान आदमी हैं, किसान हमारे आदमी तो पास बताओ मुफ्त रिपोर्ट नहीं होती, फिर फायदा क्या बोलने समझ का? गए? बोलने का क्यों नहीं? एक वोट नहीं मिली। 1951 में पहले आम चुनाव हुए थे और 15 दिसंबर 1950 को पटेल साहब स्वर्ग सिधार चुके थे, पहली चीज। और 1951 से आम चुनाव शुरू हो गए, अक्टूबर से शुरू हो गए और 1952 फरवरी तक चले थे, मार्च तक। करीब करीब 5 महीने पे पहले आम चुनाव का कंप्लीट हुआ था, जिसमें 45% वोट लेके और 364 सीट लेके कांग्रेस नंबर 1 पे गई थी, जिसके बाद उन्हें अब ये बगैर वोट के। अरे यार, हद करते हो। 51 में जब चुनाव, बोलिए। के हिसाब से जो भी होता है, मतलब कहते हैं ना, जो चीज़ होता है डिडक्टिव शासन निकालना हो, मतलब किसी भी रैंडमली रोज जो ब्यूटी सवाल नहीं सुनो, आप बोल रहे काम, आप बता दीजिए काम क्या क्या हुए काम। सर जैसे कि स्मार्ट हेल्थ जो कार्ड बनता है, उसमें 5 लाख, आयुष्मान कार्ड किसी का बना होगा। आप देखिए, अब नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये चीज़ें मान्य हो गई कि आप काम करवा सकते हैं। शिक्षा के विभाग में देख लीजिए, कहते हैं जॉब नहीं आ रही। आप पढ़ो तो सही, जॉब तो बहुत रखी है। IT से बोलिए, 2 काम, आयुष्मान कार्ड। जॉब की आपने बात करी, अभी यूपी में कांस्टेबल की भर्ती निकली थी, कितनी वैकेंसी थी? 60,000। फार्म कितने भरे गए थे? 50 लाख। फिर जॉब थी तो 50 लाख फार्म क्यों भरे गए? मैं देता हूँ इस बात का जवाब। क्यों भरे गए फार्म? 50 लाख अगर जॉब थी, बात का जवाब अगर बेरोजगारी नहीं थी तो 50 लाख फार्म क्यों भरे गए भाई? क्यों 50 लाख लोगों ने भरा? बताओ। हाँ जी, बोलिए। देखिए, इन्होंने आंकड़े गिना दिए हैं, आपने भी सुने हैं। इनको 50 लाख फार्म में 50 लाख जॉब चाहिए थी भाई साहब, इनका सीधा है कहना। अब एक बात बताइए आप, जिन पे काबिलियत नहीं है, जिन्होंने खुद के लिए 2 से 4 साल 5 साल नहीं दिए हैं, देखिए स्किल्ड जिनमें हैं उनके लिए रोजगार सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। भारत में कोई सरकारी रोजगार अकेली नहीं है। एक परिभाषा बना दी है कांग्रेस ने लोगों के दिमाग में कि सरकारी रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। अब एक बात समझिए आप, प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे पढ़कर विदेश जा रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, शासकीय क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं। ऐसे ही इसमें है जॉब के मामले में।
प्राइवेट जॉब में भी लोग पैसा कमा रहे हैं। नहीं, ये इन्होंने कहा ना कि अरे यार, पेट तो कुत्ता भी भरता है, उसका क्या है? पेट तो कुत्ता भी भरता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने कहा कि बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर बेरोजगारी नहीं थी तो 50 लाख फार्म क्यों भरेंगे? रही बात 50 लाख फार्म में से ये बंदा सही है या गलत है, ये चुनना किसका काम है? जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, आप एग्जाम लोगे, उसमें तय होगा ना कि सही कौन और गलत कौन। लेकिन उससे पहले 50 लाख आपको बेरोजगार तो मिल गए ना खड़े हुए। जो लोगों के रोजगार नहीं मिले हैं 50 लाख के आंकड़े में, बाकी सब बेरोजगार हो गए। यदि उन पर काबिलियत है ना तो उनको हाथों हाथ लेने खड़ी है, चाहे वह सरकारी कंपनी हो अन्य और चाहे प्राइवेट कंपनी हो। और इन्होंने कहा कि कुत्ता भी पेट भर लेता है, मतलब इनकी नज़रों में कोई जो जमीनी स्तर पे काम करके अपना घर परिवार चला रहा है, देश में योगदान दे रहा है, अपने जीवन को समृद्ध करने की कोशिश कर रहा है, उनकी कोई बकत नहीं है क्या? फिर बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने कहा कि काम तो अगर ऐसा कर लो, पढ़े लिख के MBA करके MPhil करके PhD धारक डिग्री धारक बंदे अगर MTS का फार्म भर रहे हैं तो क्या वो रोजगार है? क्या वो रोजगार है? MTS का SSC का पीछे एग्जाम हुआ था, MA वाले PhD वाले बाकायदा डॉक्टरेट करें। MTS क्या होता है? मल्टीटास्किंग सर्विसेज, जिसे पुराने जमाने में चपरासी कहा जाता। अगर एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदा चपरासी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो क्या हुआ? वो क्या क्या तरक्की करी आपने? आपने कहा कि पढ़ने लिखने की बात है, तो ये 50 लाख लोग सारे के सारे 18 साल से ऊपर थे, पढ़े लिखे थे, न्यूनतम योग्यता जो है पेपर देने की वो पूरी करते थे, तभी उन लोगों ने फार्म भरा ना। अब उनमें योग्यता है या नहीं है कांस्टेबल बनने की, वो तो एजेंसी तय करेगी ना। अगर उनमें योग्यता नहीं हो तो जाहिर सी बात है कि होने के बावजूद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड है। वैकेंसी थी मात्र 60,000, ठीक है ना? मिलेगी जॉब 60,000 को, लेकिन वो भी कब मिलेगी? जब पेपर कंडक्ट हो जाएगा। पेपर कंडक्ट हुआ, एग्जाम लीक हो गया, एग्जाम लीक होते ही मामला गया ठंडे बस्ते में, पेपर हो गया कैंसिल। और ये कहानी आज से नहीं चल रही है, 2017 से आज 2024 आ गया। पिछले 7 सालों से लगातार यूपी में 9 पेपर अब तक लीक हो चुके हैं। पेपर होता है, एग्जाम कंडक्ट होता है, उसके बाद पेपर लीक कर दिया जाता है, पेपर लीक होने के बाद पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। अब तुम जाओ खड्डे में, अब तुम मौज लो, अगले पेपर की अगली बात देखेंगे। अब उन्होंने पीछे क्या कहा था? कांस्टेबल का एग्जाम कैंसिल कर दिए, अगले 6 महीने बाद हम इसको देखेंगे, तब तक चुनाव निपट जाएगा। तब तक उससे पहले क्या योगी जी का नारा था? कावड़ चाहिए या कर्फ्यू? एक बार भी नहीं बोला उन्होंने। नौकरी चाहिए या कर्फ्यू, रोजगार चाहिए या कर्फ्यू, शिक्षा चाहिए या कर्फ्यू, स्वास्थ्य चाहिए या कर्फ्यू। उन्हें पता है ये यूपी के लोग हैं, इन्हें सिर्फ एक ही चीज पे बहलाया जा सकता है। इन्हें कावड़ उठाने के लिए कह दो, इन्हें जय श्री राम लगाने के लिए कह दो, इन्हें नौकरी से किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। और ये लोग ये साबित करते हैं इस चीज